नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारा पटवार का बैच चल रहा है जिसके अंदर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर स्कूलों के अंदर जो किताबें लगी हुई हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, उन किताबों को हम पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ रहे हैं। आज हम चौथी क्लास की किताब को पढ़ेंगे। चौथी क्लास ये किताब है, आओ कंप्यूटर सीखें, कक्षा 4। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चौथी क्लास को। इन किताबों के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सिर्फ एमएस ऑफिस के जो टॉपिक हैं वो हम अलग से करेंगे। इसके अलावा जितना भी हमारे पटवार के अंदर आने वाला है वो सारा इन किताबों के अंदर दिया हुआ है। तो इन किताबों को एक बार हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो बचेंगे टॉपिक वो हम अलग से और लेक्चर तैयार करके और कर लेंगे। अब देखो, इसका इंडेक्स है चौथी क्लास का, कंप्यूटर के प्रकार और घटक, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में चित्रकारी। ये वाला टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है वर्ड प्रोसेसर, और उसके बाद आएगा स्क्रैच का परिचय। स्क्रैच एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसके बारे में बताया हुआ है। स्क्रैच के ऊपर बच्चों से एनिमेशन वगैरह बनवाए जाते हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे। एआई, एआई ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये जो 1 2 3 4 और 5, इस किताब में 5 टॉपिक है जो हमारे लिए यूजफुल है, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलते हैं अब पहले पार्ट से। देखो, कंप्यूटर के प्रकार और घटक। कंप्यूटर के प्रकार और घटक देखो, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये एज इट इज हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है पटवार में। आपने देखा होगा कि भवन निर्माण के लिए ईंट, पत्थर और सीमेंट आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कार्यात्मक कंप्यूटर प्रणाली विकसित करने के लिए आवश्यक घटक निम्न है। अब कंप्यूटर प्रणाली के लिए कौन कौन से घटक जरूरी हैं वो सारे इसके अंदर बताए गए हैं। सबसे पहले है डेटा, सबसे पहले है डेटा। रो फैक्ट्स, ये नाम याद रखना आप, रो फैक्ट्स। डेटा किसे बोला जाता है? रो फैक्ट्स और फिगर्स के समूह को डेटा कहा जाता है। रो फैक्ट्स और फिगर्स के समूह को डेटा कहा जाता है। डेटा तथ्यों, अवधारणाओं, निर्देशों आदि को एक उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। डेटा तथ्यों, अवधारणाओं, निर्देशों आदि को एक उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने को इंफॉर्मेशन बोला जाता है। दो चीज होती है, देखो, एक होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया 214, और यहाँ पे लिख दिया HP, और यहाँ पे लिख दिया 2013। तो ये क्या, एक तरह से रो फैक्ट्स है। हमें नहीं पता 214 क्या है, HP क्या है, और 2013 क्या हो सकता है। तो 2013 अगर मैं बोलूँ सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर है, इसको मैं बोल दूं कंपनी है, और इसको मैं बोल देता हूं मैन्युफैक्चरिंग डेट है। समझ गए? तो अगर मैं अब इसको कंबाइन अगर बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। ये क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, समझ गए? पहले 214 HP 2013 लिखा था, तो 2000 इससे हमें नहीं पता लग रहा कि ये क्या चीज है। तो इसी को बोलते हैं रो फैक्ट्स। रो फैक्ट्स और फिगर्स, और रो फैक्ट्स और फिगर्स को क्या बोला जाता है? डेटा। रो फैक्ट्स और फिगर्स को क्या बोला जाता है? डेटा। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, बस कुछ एक आंकड़े दिए होते हैं जिसको प्रदर्शित किया जाता है, और उनको हम डेटा बोलते हैं। जब इन आंकड़ों पे प्रोसेस की जाती है, इनको अच्छे से मैनेज किया जाता है, तो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। सीधा सा समझ लेना, डेटा को अगर प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, डेटा को अगर हम प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में। डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? इंफॉर्मेशन। और डेटा की जो डेफिनेशन है वो भी याद रखना। डेटा किसे बोला जाता है? रो फैक्ट्स और फिगर्स को डेटा बोला जाता है। जब उनको ढंग से मैनेज किया जाए, उनको प्रोसेस किया जाता है डेटा को, तो हमें क्या प्राप्त होता है? इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। ये थी डेटा की बात। उसके बाद बात करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें
हार्डवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। ये चीज याद रखना, देख और छू सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। सिंपल सी चीज है, जिन चीजों, कंप्यूटर के वे पार्ट्स, कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम देख भी सकते हैं आंखों से और हाथों से छू भी सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हार्डवेयर बोला जाता है। इतनी सी बात याद रखना, हार्डवेयर। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। इसी का जस्ट अपोजिट देखो, सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा एवं प्रोग्राम, निर्देशों एवं डेटा एवं प्रोग्राम के समूह को क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को हम स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें केवल देखकर कार्य किया जाता है। जैसे उबंटू, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू ओपन सोर्स है। एंटीवायरस हो गए, ड्राइंग सॉफ्टवेयर हो गए, फोटोशॉप हो गए। मतलब जो ऐसी चीजें, जो सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का एक समूह है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, या फिर सीधा पूछ ले, निर्देशों के समूह को क्या बोला जाता है? तो निर्देशों के समूह को बोला जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में और एक डेफिनेशन देख लो। सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उनको सिर्फ हम देख सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। देखो इसके अंदर ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आती है स्टोरेज यूनिट। ये कंप्यूटर के घटक पढ़ रहे हैं हम, स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट सिंपल सी बात है, स्टोरेज यूनिट एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम सीपीयू से प्राप्त आउटपुट, सीपीयू से प्राप्त आउटपुट या परिणाम को स्टोर कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। स्टोरेज यूनिट में कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, फाइल्स आदि को स्टोर कर सकते हैं। जहां पर हम स्टोर करते हैं, स्टोरेज क्या है? अपने डेटा को सेव करना, सेव करके रखना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट, ये आपको कुछ एक पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये पेन ड्राइव है, ये सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, ये है स्टोरेज यूनिट। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंप्यूटर के प्रकार। यहां से सीधे क्वेश्चन उठते हैं, याद कर लेना इसको अच्छे से। कंप्यूटर को उपयोग, आकार, गति और तकनीक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसके उपयोग आधार पर? उपयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, गति और तकनीक के आधार पर वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले देखो, ये तो है आकार के आधार पे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है आकार के आधार पे। सबसे छोटा कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग सामान्य कार्य के लिए किया जाता है। इसमें एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है। इनका उपयोग स्कूल, ऑफिस व घर सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। आकार के आधार पर यह सबसे छोटा कंप्यूटर है, सबसे छोटा है आकार के आधार पे। नॉर्मल हम जितने भी पीसी देखते हैं, हमारे कहीं भी जाके देखोगे तो वो कौन, जैसे स्कूलों में है, अपने घरों में जो यूज कर रहे हैं, वो सारे किस कैटेगरी के कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर में। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप। ठीक है। अब देखो, भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम टिफरैक है। ये नाम याद कर लेना, टिफरैक। भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या है? टिफरैक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये तो था माइक्रो कंप्यूटर, अब आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और अधिक क्षमता वाले होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी सी उनकी क्या होती है? प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो सारी क्या होती है? उससे माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक लोग एक साथ कार्य, एक समय में एक से अधिक लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसे वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। वर्क स्टेशन किसे बोलते हैं? वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर को। इसको क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन भी बोला जाता है। वर्क स्टेशन, एक ही समय पर मल्टीपल पर्सन्स इस पे काम कर सकते हैं, इसको वर्क स्टेशन बोला जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप। अब देखो इसके उदाहरण है, ये जो उदाहरण है ना, इनको आप याद रख लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से। निम्न में से कौन सा माइक्रो या मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है?
CDC 160A, CDC 1700, DEC, PDP 11 एंड VAX आदि। जो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं उनको तो याद कर ही लेना आप, जो नाम इस किताब के अंदर दिए हुए हैं उनको तो आप अच्छे से रट लेना, इनमें से क्वेश्चन पढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। आगे चलते हैं। माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में देखो क्या होता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे। मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखने में बहुत ही बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंक, रेलवे, बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है। ये जो बैंक वाला क्वेश्चन है ये आया हुआ है, बैंकों में किस तरह के कंप्यूटर यूज होते हैं, तो उसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, माइक्रो मिल जाएगा, मिनी मिल जाएगा, मेन फ्रेम मिल जाएगा, सुपर मिल जाएगा। तो आपको टिक किसको करना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, बैंकों में उपयोग होने वाले कंप्यूटर किस कैटेगरी के आते हैं, किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। इनकी स्पीड क्या होती है, माइक्रो मिनी कंप्यूटर से तेज होती है। उसके उदाहरण, ये उदाहरण जितने भी है, जितने भी कंप्यूटर के उदाहरण है ना, जितने भी कैटेगरी के, उन सारे उदाहरण को आप कई बार देख लेना, रट लेना इनको। IBM 370, ICL 39, IBM 370, ICL 39, ये किस कैटेगरी का है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सबसे तेज और शक्तिशाली आपको अगर पूछे तो कौन से कंप्यूटर हैं, सबसे तेज और शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक कार्यों के लिए, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। सुपर से ही पता लग रहा है कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, इनकी स्टोरेज और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज्यादा होती है। जितने भी कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, सुपर कंप्यूटर की होती है। काम इनका क्या है, इंजीनियरिंग के काम में आते हैं, और जो रिसर्चेज होती हैं, वैज्ञानिक जो यूज करते हैं, उस किसका यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स का। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, सबके अंदर कौन होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, इसको याद कर लेना। और भारत का सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ये दो नाम आपको रट लेने अच्छे से, क्रे 1 और परम 8000, इनको अच्छे से याद कर लेना। परम 8000 और क्रे 1। परम तो किसका है, हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, और क्रे 1 कौन सा है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे 1। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है सैमोर क्रे। इन्होंने इसे बनाया था, तो इनके नाम पे लिखा हुआ है क्रे 1। और अगर इंडिया के पूछ ले, भारत के पूछे, तो भारत के कौन है, विजय पी भटकर, विजय पी भटकर। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, सैमोर क्रे और विजय पी भटकर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। आगे चलते हैं। ये देख लेते हैं, चलो अपने थोड़े से उपयोगी हैं ये भी, अभ्यास कार्य जो है। ये देखो ऐसे दिए हुए हैं किताब के अंदर। पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर हमने भी देखा था, टिफ ट्रैक। पहला माइक्रो कंप्यूटर है टिफ ट्रैक। ये कौन सा है, सुपर कंप्यूटर क्रे 1, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, और ज्यादा पूछ ले तो परम 8000। ज्यादा डीपली अगर इसकी जगह परम 8000 लिखा है तो परम 8000 को टिक करना है, अगर परम लिखा है तो परम को टिक करना है। माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और शक्तिशाली, माइक्रो कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और शक्तिशाली कौन से होते हैं, देखो याद रखना सीरियल को। सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट में आता है सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कौन है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कौन है,
बड़े शक्तिशाली होते हैं, मिनी कंप्यूटर होता है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक उपरोक्त सभी भी दिया हुआ है। तो ये जितने भी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सारे किससे, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। आगे चलते हैं। इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, सबसे छोटा ही माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर आता है, उसके बाद मेन फ्रेम आता है, और लास्ट में आता है सुपर कंप्यूटर। माउस आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। माउस आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। माउस किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। और इसको बोला क्या जाता है, माउस को एक और चीज से बुलाया जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। नाम याद रखना। कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए करते हैं, वैज्ञानिक कार्य के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है, कंप्यूटर का उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखो सेकंड चैप्टर। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का परिचय। कंप्यूटर के भौतिक भागों को, कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग है उनको क्या बोला जाता है, हार्डवेयर। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। आगे देखो, हार्डवेयर के प्रकार याद रखना इसको। हार्डवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अभी इसको पूरा डीपली देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो फोर्थ क्लास की जो किताब है सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा हम ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। एक बार किताबों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे अलग से जो क्लासेस चलेंगी पटवार से, तो उसके अंदर और एक्स्ट्रा जितना भी होगा, जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड मैटर होगा, उन सारों को हम एक जगह रख के फिर दोबारा इसका एक बैच स्टार्ट करेंगे। अभी देखो, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है, डेटा इनपुट किया जाता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने निर्देश कंप्यूटर को देता है, जैसे जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर। कीबोर्ड क्या, सॉरी, इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है, कंप्यूटर को निर्देश देता है, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या आ गया, कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड की सहायता से हम टाइप करते हैं। माउस आ गया, माउस की सहायता से हम क्लिक करते हैं, किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं। जॉयस्टिक आ गया, लाइट पेन आ गया, स्कैनर आ गया। ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये क्या करता है, हार्ड कॉपी से, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाने का काम किसका है, स्कैनर का। और सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कौन बनाता है, प्रिंटर। आगे चलते हैं। कीबोर्ड, इससे पहले भी हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है कीबोर्ड को, दोबारा ये कीबोर्ड है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, अब चौथी आ गई, तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एडवांस जाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डीपली जाते रहेंगे। अब देखो कीबोर्ड को थोड़ा और दोबारा देखते। कीबोर्ड एक अक्षर या निर्देश टाइप करने की मशीन होती है जिसमें कई प्रकार के बटन, कुंजी होते हैं, जैसे अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, सिंबल, फंक्शनल आदि। ये सारी कीज हमने डिस्कस कर ली है पहले, कौन सी की कौन सी होती है। फंक्शनल कीज कितनी होती है, 12 फंक्शनल कीज होती है। याद रखना इस चीज को, ये जो फंक्शनल कीज होती है, फंक्शन कीज, ये 12 होती है, 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक। उसके बाद देखो, एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 से 112 की होती हैं। सामान्य जो कीबोर्ड होते हैं 104 से 112 कीज होती हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, किसने किया था, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। ये नाम याद रखना, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, कीबोर्ड के निर्माता, फादर ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के जनक कौन है, क्रिस्टोफर लाथम
सोल्स। उसके बाद देखते हैं टच टाइपिंग। सामान्यतः हम केवल 2 उंगलियों से ही कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं, परंतु हम जानते हैं कि हमारे हाथों में 10 उंगलियां होती हैं। ये टाइपिंग के बारे में थोड़ा सा बताया गया है किस तरह से। अब देखो कीबोर्ड पर लिख सकते हैं, इसे हम टच टाइपिंग कर सकते हैं। टच टाइपिंग मतलब बिना देखे हम जब कीबोर्ड पर लिख रहे हैं, जो टाइपिस्ट लिखते हैं ऊपर सिर्फ स्क्रीन पे मॉनिटर पे देखते हैं और कीबोर्ड पे वो उंगलियां चलाते रहते हैं। वो टाइपिस्ट होते हैं, वो फटाफट फटाफट बिना कीबोर्ड को देखे वो उसको लिखते रहते हैं। कीबोर्ड पे क्या होता है, जो अक्षर होते हैं थोड़े थोड़े उभरे होते हैं। कभी कीबोर्ड पे हाथ लगा के देखना, जितने भी अक्षर लिखे होंगे, जितनी भी कीज हैं कीबोर्ड पे, वो थोड़ी थोड़ी उभरी होती हैं। तो आप उसको टच करोगे तो टच से ही आपको पता लग जाए ये कहाँ कौन सी की है, ये कौन सी की है, तो वो उसी से चलता है वो। आगे चलते हैं। ये टाइपिंग के बताया हुआ है। लेफ्ट हैंड ASDF पे रहता है, राइट हैंड JKL और सेमीकोलन पे रहता है। ये उंगलियां जो है वो टाइपिंग के लिए बताई गई है। के बाद आता है माउस। माउस आ गया। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ये नाम बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, याद रख लेना। पॉइंटिंग डिवाइस किसे बोला जाता है, माउस को बोला जाता है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तकनीक पर कार्य करता है, GUI, इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको याद रखना। GUI जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें GUI और CUI दो चीजें आएंगी। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको डीपली हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद माउस के द्वारा क्लिक करके कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, बायां दायां और स्क्रॉल। ये माउस के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लासों में पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। उसके बाद आता है लाइट पेन। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह काम करती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र ड्राइंग बना सकते हैं। इसमें लेजर के माध्यम से, लेजर के माध्यम से चित्र का निर्माण होता है। एक जैसे लेजर लाइट होती है ना, उसी के जैसे स्क्रीन पर वो क्या होता है, मूव होता है। जैसे हमारा कर्सर मूव होता है वैसी क्या होती है, वो लाइट मूव होती है, तो उससे क्या होता है, उस पर ड्रॉइंग होती है। आगे चलते हैं। स्कैनर। स्कैनर का उपयोग भौतिक चित्रों, इमेज को स्कैन कर कंप्यूटर में सेव करने के लिए किया जाता है। सेव की गई फाइल कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रहती है। JPEG, BMP और PDF, इनका ये जो एक्सटेंशन है इमेजेस के, एक्सटेंशंस भी हम पढ़ेंगे अलग से। इसका एक पूरा लेक्चर रहेगा एक्सटेंशंस का। देखो JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का जो पूरा नाम है वो क्या है, JPG का क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे। जॉइंट फोटोग्राफ बिट मैप पिक्चर। BMP क्या है, BMP क्या है, बिट मैप पिक्चर। और PDF क्या है, पर्सनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, PDF। इनके नाम याद रखना, इनके डेफिनेशंस पूछी जाती है। उसके बाद माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का उपयोग कंप्यूटर को आवाज के रूप में निर्देश देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग मोबाइल में बातचीत करने के लिए भी किया जाता है, या वेब ब्राउजर पर माइक्रोफोन के माध्यम से बोलकर कोई भी सूचना दे सकते हैं। माइक्रोफोन तो आजकल आम है, जिन जितने भी मोबाइल है। एक तो मोबाइल में सुनने के लिए स्पीकर होता है, और एक मोबाइल के नीचे की साइड में एक छोटा सा होल होता है, जो किसके लिए होता है, माइक्रोफोन। वहां पे माइक्रोफोन लगा जाता है। जो भी हम यहाँ से अब बोलते हैं वो आगे वाले को माइक्रोफोन की सहायता से ही पास होता है। और जो ये लगा हुआ है ये भी क्या है, एक माइक्रोफोन है। तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस में आते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, वेब कैमरा। वेब कैमरा ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरे का उपयोग कोई भी दिखाई देने वाली वस्तु का इमेज या वीडियो बनाने के लिए किया जाता है, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से चित्रों को रिकॉर्ड
कर लाता है। ऑनलाइन जितनी भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होती है तो वो सब किससे होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह ये वेब कैम से ही होती है। उसके बाद आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की बात करें, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग है जो निर्देशों को प्राप्त और निष्पादित करता है। निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ये नाम याद रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ब्रेन बोला जाता है इसको। इसमें एक अंकगणित एवं तार्किक इकाई एएलयू, एक नियंत्रण इकाई सीयू, कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं, और विभिन्न रजिस्टर होते हैं जो मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। तो सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, एक तो एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको अंक गणित एवं तार्किक इकाई बोला जाता है। एक कंट्रोल यूनिट होता है सीयू जिसको बोला जाता है, और एक मेमोरी होता है जिसके अंदर रजिस्टर जिसको बोलते हैं। रजिस्टर भी एक तरह की मेमोरी होती है। जब हम मेमोरी को डिस्कस करेंगे तो ये सारी देखेंगे कौन सी किस तरह की मेमोरी होती है। देखो ये डायग्राम है इसका, इनपुट डिवाइस आ गया इधर, यहाँ से क्या करेगा, यूजर इनपुट देगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी इनपुट दिया उसको प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर कौन से एक्शन करने हैं, एएलयू कुछ करना है या उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको सेव करना है, फिर उसके बाद आगे क्या कर देगा, वो यूजर को आउटपुट डिवाइस की सहायता से उसको पास कर देगा। आगे देखते हैं, अंकगणित अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, नाम इसको याद रखना आप, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू का पूरा नाम। अंकगणित एवं तार्किक इकाई एक डिजिटल सर्किट है। क्या है ये, एक डिजिटल सर्किट है जिसका उपयोग अंकगणित और तार्किक संचालन के लिए किया जाता है। मैथमेटिकल जितने भी अपने प्रोसेस करवानी है डेटा पे, वो सारी प्रोसेस कौन करता है, एएलयू करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, यह यूनिट कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नाम से ही पता चल रहा है, देखो एएलयू का भी नाम से पता चल रहा है, मैथमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशन है वो कौन करेगा, एएलयू करेगा। और जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जितना भी डेटा इधर उधर पास हो रहा है, उन सबको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। उसके बाद मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में क्या रहता है, कंप्यूटर में डेटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सूचनाओं को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज होता है। उसके बाद आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है, आईसी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी से बना हुआ कंपोनेंट होता है जो कि सीपीयू में स्थित होता है एवं सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ता है। ये देखो सीपीयू के अंदर कुछ इस तरह से आपको एक बोर्ड दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट मदरबोर्ड बोलते हैं। इसके ऊपर सारे ये सर्किट्स बने होते हैं, सारे जितने भी इसके घटक है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे उनको यहाँ से यहीं से कनेक्ट होता है। इसमें स्लॉट्स होते हैं जिसमें मेमोरी, कनेक्टर तथा कई प्रकार के अन्य कार्ड फिट किए जाते हैं। ये देखो ये मदरबोर्ड होता है और ये प्रोसेसर है, सीपीयू का एक डायग्राम आपको दिखाया गया। एक और बता दूं यहाँ पर, आईसी किस जनरेशन में आया था, आईसी जो आया था वो आया था थर्ड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, जनरेशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सेकंड जनरेशन में किसका होता था, ट्रांजिस्टर्स का। और थर्ड में किसका यूज होता था, आईसीज का। तो ये थोड़ा सा जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, तो याद रखना इसका। और यही क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में किसका हुआ था, थर्ड में किसका हुआ था। फोर्थ में आ गया था वीएलएसआई, फिर आ गया था यूएलएसआई। वो जब हम जनरेशन की बात करेंगे तो पूरा इसको और डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो सीपीयू से डेटा को प्राप्त करके उस डेटा को टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के रूप में बदल देता है। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, सीपीयू से जो डेटा मिलता है, उस जितना भी डेटा सीपीयू से मिला उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, जितना भी डेटा उसको किस में, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के रूप में बदल देता है और अनेक माध्यम से यूजर तक पहुंचाता है। अगर वो ऑडियो है, कुछ सुनने वाली कोई चीज है, तो वो क्या सीपीयू क्या कर देगा, उसको ऑडियो जैसे स्पीकर को दे देगा। कुछ टेक्स्ट है देखने वाला है तो वर्ड प्रोसेसर को दे देगा।
ठीक है, और वीडियो है तो वीडियो जो प्लेयर है उनको दे देगा। उसके बाद आउटपुट डिवाइस के उदाहरण मॉनिटर, सबसे बेसिक है मॉनिटर है, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गए, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब किसके आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण है। उसके बाद चलते हैं आगे। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो सीपीयू द्वारा संपादित प्रोग्राम को स्क्रीन पर दिखाता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। जो मॉनिटर है उसको और किस नाम से जाना जाता है? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इससे पहले जब हम क्लासेस में मॉनिटर आया था तो वहाँ भी हमने इसे डिस्कस किया था कि मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। जैसे CRT, FPD, FPD, LCD एंड LED। ये देखो, CRT क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ये नाम याद रखना। ये डेफिनेशन पूछी जाती है कई बार, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे, जब पुराने जो मॉनिटर होते थे उनके पीछे एक ऐसी निकली होती थी अलग से ट्यूब जिसको बोलते हैं, तो उसको उसके अंदर क्या होती थी? कैथोड रे होती थी। तो उस एक तो ये होता है CRT, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। FPD क्या है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इसके जिसके अंदर वो क्या होता है? पूरा फ्लैट होता है, पीछे उसके कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्लेन एक बोर्ड की तरह से होता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED, लाइट एमिटेड डिवाइस। LED क्या है? लाइट एमिटेड डिवाइस। डिवाइस बोल दो या डिस्प्ले बोल दो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे चलते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेक्स्ट या ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी तैयार करता है। ये हमने बहुत बार डिस्कस की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कौन बनाता है? प्रिंटर बनाता है। और हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी कौन बनाता है? स्कैनर बनाता है। तो दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ये प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रकार भी देखो इसको, इंकजेट, लेजर और थर्मल। इनको पूरा डिस्कस करेंगे। इंकजेट कौन से है, लेजर, थर्मल। वैसे दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की दो कैटेगरी होती है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। उसके बाद देखो स्पीकर, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस, अब देखो स्टोरेज डिवाइस में यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो हार्डवेयर डिवाइस होती है, और डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को सेव रखने के लिए क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है। ये उदाहरण है, हार्ड डिस्क हो गया, CD, DVD, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। ये सारे आपको डायग्राम दिए हुए हैं इनके। ये हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर में आंकड़े, प्रोग्राम, सूचना इत्यादि स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग है। कंप्यूटर के साथ जो डिस्क लगी होती है उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क होती है उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोला जाता है, अलग से जो अटैच करते हैं हम CPU के USB केबल लगा के। तो हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती है, खाली बॉक्स में इनपुट, और ये कुछ नहीं है। ये देखो सॉफ्टवेयर, अभी हमने बात की हार्डवेयर की और अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों, प्रोग्रामों का समूह होता है। जहां जहां ये राउंड हो रही है ना, उनको तो आपको याद रखना ही रखना है, पूरी किताब को आपको नहीं पढ़ना है। क्लास का मकसद सिर्फ यही है, पूरी किताब नहीं पढ़ के आप जो ये आधे घंटे की, पौने घंटे की क्लास है उसके अंदर वो आपको मैटर मिल जाए जो आपके आने लायक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, निर्देशों के समूह को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। निर्देशों या प्रोग्राम के समूह को क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इन्हें केवल देखकर कार्य किया जाता, देखा जा सकता है, इनको छू नहीं सकते हम, वो पहले हमने बात कर ली। और ये देखो, ये गूगल क्रोम हो गया, ये वीडियो प्लेयर हो गया, ये PS और ये वर्ड प्रोसेसर है। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के काम आते हैं, जो सिस्टम को चलाने का, सिस्टम को मैनेज करने का काम जिनका होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो सिस्टम के लिए उपयोगी हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो यूजर अपने काम के लिए लेता है। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज कर लेते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसर जैसे एमएस वर्ड का यूज करते हैं। तो वो सारे किस कैटेगरी के हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं। अगर वो हमारे सिस्टम में नहीं है तो भी सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम अपने आप काम करेगा। लेकिन सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होने जरूरी है। आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन देख लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित एवं संचालित करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित एवं संचालित करने का काम किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। जितने भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये किसके उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। और भी होते हैं जैसे ट्रांसलेटर हो गए, ट्रांसलेटर भी 3 होते हैं, ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर भी 3 होते हैं। कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, और एक होता है इंटरप्रीटर। यहाँ पर थोड़ा बेसिक से नाम आपको बताया है, जब आगे पूरा डीप पढ़ेंगे तो इन सारों के बारे में बताएंगे। कंपाइलर क्या है, असेंबलर क्या है, इंटरप्रीटर क्या है, ट्रांसलेटर होता क्या है। अब आगे चलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो, किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को, किसी पर्टिकुलर कोई कार्य करना है उसके लिए जो काम में लिया जाते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड प्रोसेसर्स हो गए, डेटाबेस प्रोग्राम हो गए, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, और ये सारे देखो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, जितने भी सॉफ्टवेयर जो हम पर्सनल यूज के लिए, यूजर जो अपने खुद के काम के जो यूज लेता है, वो सारे कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और बताया गया। वर्ड प्रोसेसर, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग लिखने लिखने एवं लेखन संपादन, लिखने एवं लेखन संपादन में किया जाता है। कोई भी एप्लीकेशन लिखनी है, पैराग्राफ लिखनी है, तो उस सब के लिए क्या किया जाता है, वर्ड प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है। ड्राइंग टूल्स, जिसमें ड्राइंग की जाती है, वो ड्राइंग टूल्स होते हैं। ये अभ्यास कार्य है, में देख लेते हैं। ये 2-3 जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ना, वो हम देख रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण, वर्ड प्रोसेसर नहीं होता है, डेटाबेस प्रोग्राम नहीं होता है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइस काम में ली आ रही है ना, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितनी भी डिवाइस कंप्यूटर से लगी होती है, उन सब के लिए एक ड्राइवर होता है। उन सबको चलाने के लिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर होता है, कार चलाने के लिए ड्राइवर होता है, तो वैसे ही क्या होता है, इन डिवाइसेस को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, जो क्या करता है, इन सारी सिस्टम को उनको मैनेज करता है, उनको वर्किंग के लिए करता है। तो अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा। अगर हमारी गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी ढंग से नहीं चलती है, चलती नहीं है। उसके बाद देखो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण, एप्लीकेशन सिस्टम सर्वर नहीं है। बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया। ये क्या है, बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी बिजनेस के लिए बनाया जाता है। बिजनेस के जैसे कोई व्यवसाय जो भी हो गया, दुकान होगी, कोई फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी, उन सबको, उनका डेटा जो मैनेज हो रहा है, उनके लिए क्या आते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर, ये किसके उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, अब देखो जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं वो तो हार्डवेयर होते हैं। कीबोर्ड को देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को छू सकते हैं क्या, ओएस, ओएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है।
किस तरह का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस ये तो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। माउस भी हार्डवेयर है, स्कैनर भी, स्कैनर एक मशीन जिसको हम छू भी सकते हैं। आगे चलते हैं, पाकिस्तान को छोड़ो। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखो ये आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का समूह है, ये नाम याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच सेतु का कार्य करता है। ये क्वेश्चन कई बार आया, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारी जो कंप्यूटर होता है उन सब के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारे लिए कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर क्या होता है? एंड्रॉइड होता है, जनरली एंड्रॉइड का यूज करते हैं। और एप्पल के जो फोन होते हैं उसमें कौन सा होता है? मैक ओएस होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। एक ओपन सोर्स होता है जो उबंटू लिनक्स, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। यूजर अगर कंप्यूटर को यूज करना चाहता है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मोबाइल चलाना चाहते हो तो मोबाइल के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, जैसे एंड्रॉइड हो गया। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होते हैं, ये नाम याद रखना, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है जिनका सोर्स कोड ओपनली आपको गूगल पे सर्च करो मिल जाता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यूज कर सकते हैं। अगर विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम आज यूज कर रहे हो तो उसके लिए क्या आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है। लेकिन जो ओपन सोर्स है उनको ओपन सोर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनका सोर्स कोड जो है वो ओपनली आपको डाउनलोड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो इनको ओपन सोर्स बोला जाता है। जैसे उबंटू, लिनक्स, सोलरिस, ये तीन नाम आप याद रखना ढंग से, इनके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। निम्न में से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? उबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, सोलरिस हो गया। और उसके बाद देखो, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी होते हैं जिनका निर्माण कंपनियों द्वारा किया जाता है, जैसे विंडोज हो गया। विंडोज, इसके प्राइस देने पड़ते हैं विंडोज के लिए। विंडो के अंदर कौन कौन से? एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 98 है, मतलब ये विंडो के सारे वर्जन है। आगे देखते हैं विंडोज, थोड़ा सा यहाँ पर हम और डिस्कस कर ले। ऑपरेटिंग सिस्टम में दो चीज होती है, एक तो होती है जीयूआई और एक होता है सीयूआई। जीयूआई और सीयूआई। जीयूआई इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब जो जितनी भी इसके अंदर क्या है, ग्राफिक्स का यूज होता है। ग्राफिक्स जैसे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, इमेजेस का यूज हो गया, टेक्स्ट का यूज हो गया, कलर्स का यूज हो गया, तो ये सब किस में आते हैं? ग्राफिक्स में आते हैं। एक होता है सीयूआई जिसको बोलते हैं करेक्टर करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस, इसके अंदर कोई ग्राफिक्स नहीं होते हैं, कोई इमेज नहीं होती है, सिर्फ इसके अंदर एक ब्लैक स्क्रीन होती है और करेक्टर्स का यूज किया जाता है। देखो करेक्टर्स के अंदर आता है MS डोस, इसका एग्जांपल है करेक्टर CUI का माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एक एग्जांपल क्या है? MS डोस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और GUI में तो हमारे सारे ही आगे, जैसे विंडो के जितने ही वर्जन है वो GUI में आते हैं। उबंटू है, लिनक्स है, एंड्रॉइड है, ये सारे OS किस में आते हैं? GUI के अंदर, जिसके अंदर हमको आइकन्स दिखाई देते हैं, कलर्स दिखाई देते हैं, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, वो सारे क्या होते हैं? GUI। GUI क्या होता है? यूजर फ्रेंडली होता है, जिसको थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ना लिखना आता है तो वो क्या कर लेगा? इसको यूज कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर आइकन्स होते हैं, उनको अलग अलग हर एक ऐप के लिए अलग आइकन होता है। जैसे अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो व्हाट्सएप के लिए अलग आइकन है, इंस्टा के लिए अलग आइकन है,
कॉन्टेक्ट्स के लिए अलग है, सेटिंग्स के लिए अलग है, तो वो सारे एक आइकन्स होते हैं। जो छोटी छोटी इमेज होती है ना, उन्हीं को आइकन बोला जाता है। अब देखो विंडोज, विंडोज क्या है? विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जीयूआई आधारित है। अभी हमने बात की थी, विंडो क्या है? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क, मल्टीपल काम करने वाला, एक ही समय पर मल्टीपल टास्क। कैसे? आप नेट सर्फिंग भी कर रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो, डॉक्यूमेंट भी बना रहे हो, तो मल्टीपल टास्क एक टाइम पर कर सकते हो। उसके बाद उपयोगकर्ता तथा सिस्टम के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। यूजर और सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। सिस्टम यूजर और सिस्टम के बीच में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूजर और एक डिवाइस है, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, को क्या बोला जाता है? इंटरफेस। एक तरह से ये इंटरफेस होता है। यूजर और सिस्टम के मध्य क्या होता है? एक इंटरफेस होता है, जिसके सहायता से ही हम सिस्टम को, अपने पीसी को यूज कर सकते हैं। आगे देखो, ये आपको डायग्राम से दिखाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो, ये यूजर बैठे हैं चश्मा लगा के, और इधर आपका पर्सनल कंप्यूटर है। ये इसके बिना इसको यूज नहीं कर सकता। जैसे आप YouTube के बिना हमारी क्लासेस को नहीं देख सकते, उसी तरह हम कंप्यूटर, ये चश्मा वाले भाई साहब, इसका यूज है, इसके बिना नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से इंटरफेस का काम करता है यूजर और डिवाइस के बीच में, कंप्यूटर के बीच में। विंडोज मैप्स, मेल, कैलेंडर, फोटो, म्यूजिक, टीवी, वन ड्राइव जैसे कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन से बना होता है। विंडोज में खूब सारी एप्लीकेशन आती है उसके साथ में ही, तो ये सारी उसके साथ आने वाली एप्लीकेशंस के नाम बताएं। बूटिंग के पश्चात जो स्क्रीन प्राप्त होती है कंप्यूटर को ऑन करने के बाद दिखाई देने वाली प्रथम स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बूटिंग के बारे में हमने पहले बात कर ली थी, पहले लास्ट क्लासेस के अंदर। बूटिंग क्या होता है? जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग होने के पश्चात जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है, प्रथम स्क्रीन दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप बोला जाता है। याद रखना इस नाम को, डेस्कटॉप। ये देखो, ये डेस्कटॉप है। यहाँ पर छोटी छोटी जो इमेजेस दिखाई देती हैं, आप उसको आइकन बोलते हैं। याद रखना, जो कंप्यूटर में दिखाई देने वाली छोटी छोटी इमेजेस, जैसे माई कंप्यूटर की इमेज होती है, आइकन होता है, फोल्डर का आइकन होता है, फाइल का आइकन होता है, छोटी छोटी जो पिक्चर्स होती है उनको आइकन बोला जाता है। ये बैकग्राउंड हो गया, ये नीचे टास्क बार होगी, ये स्टार्ट बटन हो गया। तो ये डेस्कटॉप के बारे में बताया आपको, कैसा दिखाई देता है। पहली जो स्क्रीन होती है वो क्या होती है? डेस्कटॉप होती है। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें? फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क बार, टास्क बार कंप्यूटर डेस्कटॉप सबसे नीचे दिखाई देने वाली पट्टी, सबसे डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दिखाई देने वाली पट्टी, इसको क्या बोला जाता है? टास्क बार बोला जाता है। टास्क बार क्यों बोला जाता है? जितना भी हम काम कर रहे हैं, वो सब काम हमारे को कहाँ दिखाई देता है? और उस एप्लीकेशन के बारे में जो जानकारी होती है वो कहाँ होती है? इस बार के ऊपर होती है। जो भी हमने क्रोम खोल लिया, तो क्रोम की जो जानकारी होती है वो नीचे टास्क बार पे होती है। तो टास्क बार इसीलिए कि कौन कौन सी टास्क हमने ओपन कर रखी है, किस किस टास्क पे हम वर्किंग कर रहे हैं, तो वो सारी कहाँ दिखाई देती है? टास्क बार पे। के बाद स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार पर सबसे नीचे बाईं ओर एक बटन होता है। स्टार्ट बटन क्या है? बाईं ओर सबसे नीचे एक बटन होता है, जिसे स्टार्ट बटन कहते हैं। बटन पर क्लिक करने पर हमें सभी प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स की सूची दिखाई देती है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर उपलब्ध किसी भी प्रोग्राम को प्रारंभ कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में क्या होते हैं? जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स है, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए, वो सारे किसके अंदर होते हैं? स्टार्ट बटन के अंदर। यहीं से पूरा कंट्रोल पैनल, सेटिंग्स है कंप्यूटर की, सारी हम मैनेज कर सकते हैं। और ये होता है टाइम इंडिकेटर। टास्क बार के राइट साइड में बॉटम पे टाइम इंडिकेटर। अब ये दोबारा बता दिया आइकन, किसी फाइल या प्रोग्राम का एक छोटा ग्राफिक्स रूप, छोटा
छोटा ग्राफिक्स रूप आइकन कहलाता है। इस डेफिनेशन को याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसका। छोटा ग्राफिक्स रूप क्या बोला जाता है कंप्यूटर के अंदर? किसी भी एक इमेज का, किसी भी प्रोग्राम का या किसी फाइल का एक छोटा ग्राफिक्स रूप को क्या बोला जाता है? आइकन बोला जाता है। आइकन बोलते हैं, जैसे फाइल हो गया, फोल्डर, एप्लीकेशन, माई पीसी, रिसाइकल बिन, ये सारे क्या होते हैं? आइकन होते हैं। आगे चलते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड की बात कर रहा है, ये ज़्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है। शटडाउन, शटडाउन किसको बोलते हैं? शटडाउन किसे बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम को बंद करने के लिए शटडाउन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को जब हम बंद करते हैं, सीधा स्विच नहीं बंद करते हैं, कंप्यूटर को बंद करने की एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? शटडाउन। तो पहले शटडाउन किया जाता है, फिर कंप्यूटर जो है वो धीरे धीरे सारी अपनी जितनी भी प्रोसेस चल रही है उनको क्या कर देता है? क्लोज करता है, और उसके बाद वो अपने को बंद करता है। फिर बाद में उस प्लग को बंद करना होता है, डायरेक्ट प्लग बंद नहीं किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शट डाउन करना। रीस्टार्ट, कंप्यूटर को बंद करो और उसे फिर से चालू करना, है तो रीस्टार्ट हो गया। स्लीप, कंप्यूटर में स्लीप मोड पावर सेविंग का काम करता है, ये याद रखना। स्लीप मोड क्या होता है? कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं और उसी दौरान हमें कोई छोटा सा ब्रेक लेना हो, तो हम अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप को स्लीप मोड में डाल देते हैं। एक तरह से पावर सेविंग मोड होता है। एप्लीकेशंस बंद नहीं होती है, लेकिन वो स्लीप मोड पे चला जाता है। जैसे हम स्लीपिंग के लिए जाते हैं, सो जाते हैं, तो उस टाइम में हमारा दिमाग, हम ऐसे नहीं है मर गए, हमारा दिमाग जो हमारा शरीर है वो एक तरह से अस्थायी हो जाता है, मतलब एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन हमारा माइंड वैसे ही एक्टिव रहता है। वैसे ही क्या रहता है, इस कंप्यूटर के अंदर स्लीप मोड होता है, उसके अंदर वो स्लीप एक आराम से सो गया, लेकिन जो एप्लीकेशंस है, वो जो आप काम कर रहे हो, वो एज इट इज वहां पर पड़ी रहती है, वैसे ही उसके अंदर सारा डेटा रहता है। अब आगे, ये तो थी विंडो की बात। अब आगे उबंटू। उबंटू को क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू, उबुंटू, उबंटू डेनियल लिनक्स पर आधारित एक मुफ्त ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में रिलीज किया गया था। 2004 में आया था ये उबंटू जो है, वो 2004 के अंदर आया था, मार्क शटलवर्थ और डेवियन के डेवलपर्स द्वारा। मार्क शटलवर्थ और डेवियन के डेवलपर्स द्वारा कैनोनिकल कैनोनिकल की स्थापना की गई, और इसके बाद उबंटू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। कैनोनिकल ने ओएस का अपना पहला आधिकारिक संस्करण, ये याद रखना, पहला आधिकारिक संस्करण कौन सा था? उबंटू 4.10 अक्टूबर 2004 में आया था ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उबंटू का पहला जो वर्जन है, आधिकारिक ऑफिशियल वर्जन जो है, वो कौन सा है? उबंटू 4.10। कब आया था? अक्टूबर 2004 के अंदर लॉन्च हुआ था ये। उबंटू शब्द दक्षिण अफ्रीकी गुनी भाषाओं से आया है, और इसका अनुवाद दूसरों के लिए मानवता, इसीलिए इसको ओपन सोर्स बोला जाता है। दूसरों के लिए मानवता, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो परचेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसको कंप्यूटर का यूज करना है, तो क्या करता है? उबंटू का यूज करो, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नाम इसी से बना है, दूसरों के लिए मानवता, दक्षिण अफ्रीकी गुनी से लिया गया है। उबंटू के लाभ, सरकारी स्कूलों में जितनी भी लैब है वहां पर क्या चल रहा है? उबंटू ही चल रहा है। लिनक्स का यूज होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। अब देखो प्रमुख लाभ इसके। उबंटू मुफ्त और ओपन सोर्स है, मुफ्त और ओपन सोर्स है। उबंटू सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर इजीली वायरस वगैरह नहीं आते हैं, इसको करप्ट वगैरह नहीं किया जा सकता, ये सेफ रहता है। उबंटू बिना इंस्टॉल किए भी चलाया जाता है, इसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, सीधी इसकी एक फाइल होती है, उसको क्लिक करो और इसका यूज करो। उबंटू विंडो टाइलिंग का समर्थन करता है, अर्थात एक साथ कई टैब खोलकर उन पर काम किया जा सकता, मल्टीपल टैब एक समय पर खोल सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के लिए एक सुगम व सरल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल ईजी होता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है, ज़्यादा हैवी इसके अंदर कुछ नहीं होता है। इनके न्यूनतम हार्डवेयर विन्यास की आवश्यकता होती है। विंडो के लिए तो जितनी, मतलब हार्डवेयर डिवाइस विंडो के लिए जो चाहिए उससे कम ही चाहिए उबंटू के लिए। उनको मेमोरी भी उबंटू कम लेता है, प्रोसेसर भी इसके लिए ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन विंडो के लिए आपको प्रोसेसर भी ढंग का चाहिए, और उसके लिए मेमोरी भी आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, तो ये सारा उबंटू में नहीं होता है।
ऐसा दिखता है उबंटू। ये देखो, ये स्टेटस बार होती है ऊपर ही ऊपर, के बाद में ये फाइल मैनेजर होता है, और ये यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो आपने फेवरेट की होती है वो दिखाई देती है। यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू होता है नीचे नीचे, ये एप्लीकेशन मेन्यू यहाँ पर आप क्लिक करके जितनी भी इसके अंदर एप्लीकेशन है वो सारी देख सकते हो। ये इसकी उबंटू की स्क्रीन होती है। ये एक जैसे फोल्डर ओपन कर लिया तो उसके अंदर वो सारा जैसे हमारा माई कंप्यूटर होता है उसी तरह कैसे क्या होता है, ये इसका फर्स्ट स्क्रीन होती है। ये क्विक सेटिंग ये देखने की जरूरत नहीं है। ये अभ्यास कार्य को थोड़ा देख लेते हैं। ये जो अभ्यास कार्य है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। विंडोज उबंटू सोलरिस क्या है? सीधा सीधा ऐसा भी क्वेश्चन आपके उठ के आ सकता है। उबंटू उबंटू विंडोज सोलरिस क्या चीज होती है? क्या चीज है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या हार्डवेयर है? तो ये क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जीयूआई का पूरा नाम देखो, एज इट इज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये ऐसे के ऐसे इंपॉर्टेंट आपके जो किताब के अंदर दिए हुए हैं, ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपके पटवार के अंदर आने वाले हैं। जीयूआई का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन नहीं होगा, ग्राफिकल यूनिट नहीं होगा, ग्रामर यूनिट नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है जीयूआई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये किसी प्रोग्राम के डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? बड़ा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैक्स से क्या बना? मैक्सिमाइज। आगे चलते हैं, तो हम नहीं करेंगे। कंप्यूटर में चित्रकारी, ये ड्राइंग सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर। थोड़ा सा इसका नाम बता देता हूं मैं, बाकी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसको जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो है लिब्रे ऑफिस का ड्रो। जैसे पेंट होता है विंडो के अंदर, पेंट हो गया, लिब्रे ऑफिस ड्रो हो गया, ये चित्रकारी के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? स्किप कर रहे हैं। हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमारे काम की है। अब देखो, वर्ड प्रोसेसर, ये हमारे टॉपिक में दिया हुआ है साफ साफ। लास्ट का जो टॉपिक है एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड प्रोसेसर दिया हुआ है, जिसके अंदर हम एमएस वर्ड को पढ़ेंगे। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, एमएस वर्ड को पढ़ेंगे। देखो, वर्ड प्रोसेसर होता क्या है? इस डिजिटल उपयोग में अधिकतर कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर निर्भर हो गए हैं। सबको पता है जो भी काम करना है तो हम कंप्यूटर से ही करते हैं। मोबाइल भी एक क्या है? कंप्यूटर है। ऐसा ही एक कार्य है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बनाना। डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी काम नहीं होता। आज कहीं भी हमें कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, कहीं भी जॉब करनी है तो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, हर जगह डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को बनाना पड़ता है। जैसे हम रिज्यूम तैयार कर रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जॉब के लिए, तो उसके लिए रिज्यूम तैयार करते हैं। रिज्यूम तैयार करना वो किस में तैयार किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर में ही तैयार किया जाता है। जैसे इसके अंदर क्या क्या होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का प्रारूप तैयार करने और एडिट करने के लिए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा याद रखना, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स बनाना, पैराग्राफ्स लिखना, इन सब के लिए क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड से याद रखना, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का परिचय देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो उच्च गुणवत्ता वाले डॉक्यूमेंट्स बनाने में सहायता करता है। वर्ड प्रोसेसर दस्तावेज को अधिक कुशलता से व्यवस्थित करने और लिखने में भी मदद करता है, और इससे डॉक्यूमेंट को आकर्षित एवं सुंदर बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है, ये याद रख लेना भाई। किताब के अंदर लिखा है तो मतलब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस राइटर, ये पहले कई बार हमने डिस्कस कर लिया। लिब्रे ऑफिस के अंदर जैसे एमएस ऑफिस के कंटेंट होते हैं, वैसे लिब्रे ऑफिस के कंटेंट होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस के अंदर जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसको क्या बोला जाता है? वर्ड प्रोसेसर बोला जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? तो उसके अंदर आपको एक लिब्रे ऑफिस अगर राइटर लिखा है तो वो बिल्कुल सही होगा। इसको आप याद रख लेना, लिब्रे ऑफिस राइटर। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमारे टेक्स्ट को, हमारे डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। जैसे कलरिंग हो गया, अलग अलग उसको साइज दिया जाता है, अलग अलग उसके अंदर स्टाइल दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। वर्ड प्रोसेसर ये हो गया। आगे चलते हैं।
लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना, ये चीज़ हमें नहीं देखनी है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं है, लिब्रे अपने पास है MS वर्ड है। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसर, लेकिन हमें जो सिलेबस में है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अलग से पढ़ेंगे, तो इसको हम नहीं देख रहे हैं। आगे चलते हैं। नए डॉक्यूमेंट बनाना, सेव करना, ये सब नहीं। स्क्रैच, स्क्रैच क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। थोड़ा सा इसको परिभाषा देख लेते हैं, हमारे सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। स्क्रैच एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्क्रैच एक, ठीक है। उसके ज़्यादा हम इसकी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना, स्क्रैच क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है स्क्रैच। इसका यूज कैसे करना है ये सब बताया गया है। छोटे छोटे एनिमेशंस बनते हैं, देखो जैसे ये एनिमेशन बना रखा है ना, ये कैट बना रखी है, ये इधर उधर मूव करेगी, ये होता है स्क्रैच। के चलते हैं। एआई, इसको हम पढ़ेंगे, एआई क्या होता है। इससे लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें भी हमने एआई को डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। एआई अभी एक नया लॉन्च हुआ है ग्रोक करके, ट्विटर का, जिसको अब एक्स बोला जाता है, ट्विटर जिसको एक्स बोला जाता है, उसने एक नया एआई अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसको ग्रोक बोलते हैं, GROK, ग्रोक, GROK। जैसे चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी है, ये सारे एआई हैं। जैसे अमेजोन का क्या हो गया, एक हो गया सीरी हो गया, सीरी किसका है? एप्पल का है। और गूगल का गूगल असिस्टेंट हो गया। और अलेक्सा, अलेक्सा किसका है? अमेजोन का हो गया। ये सारे क्या है? एएलआई सॉफ्टवेयर है। अब देखो, एआई आर्टिफिशियल, कृत्रिम, आई इंटेलिजेंस, बुद्धि। कृत्रिम बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। कृत्रिम तरीके से बौद्धिक, जैसे चैट जीपीटी है, एलेक्सा, सीरी, ये तैयार किसने? हमने की है। कृत्रिम बुद्धि है एक तरह से, उनके पास खुद का दिमाग नहीं है, उनको तैयार किया गया है, कृत्रिम है वो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो अपनी बुद्धि से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। आजकल जो नई नई जो हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उनके अंदर अब जो नई डिवाइस जो आ रही है वो अपने आप खुद से डिसीजन ले सकती है, खुद से मंथन, जैसे हम अपने दिमाग से सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, वैसे ही क्या है आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो अपने दिमाग का यूज करके खुद से देख सकते हैं कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, इस कंडीशन में किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, तो खुद से वो डिसाइड कर सकते हैं। खुद से सोचने समझने की क्षमता इनमें विकसित हो रही है। अब देखो कंपोनेंट्स, स्मार्टफोन सभी को पता है, आपके हाथों में अभी स्मार्टफोन ही है जिसके अंदर आप ये देख रहे हो। एक प्रमुख उदाहरण है जो मशीन लर्निंग पर कार्य करते हैं, जैसे चेहरे की पहचान। मशीन लर्निंग याद रखना, यहाँ पे मशीन लर्निंग एक टर्म आ गई है। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में क्या होता है? चेहरे की पहचान करना। स्क्रीन को लॉक करने के लिए फेस लॉक होता है, तो फेस रिकॉग्निशन, वो इस मशीन लर्निंग हमारी गतिविधियों की जानकारी डिवाइस में आंकड़ों को निर्धारित स्थान पर सेव करना, बैटरी में पावर का संतुलन करना आदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण है। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हमारी बैटरी, मोबाइल की बैटरी लो हो गई, तो बैटरी लो होने पर वो क्या करता है? ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल को बैटरी सेवर मोड पे डाल देता है। तो वो किसका उदाहरण है? ये एआई का ही उदाहरण है, तभी वो ऑटोमेटिक उस चीज को कर रहा है। अलार्म बजता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आके वो अलार्म बज रहा है, तो वो किसका उदाहरण है? एआई का उदाहरण है, मशीन लर्निंग जिसमें आ जाती है। आगे चलते हैं। स्मार्ट वॉचेज जितनी भी है, स्मार्ट वॉचेज किसका उदाहरण है? एआई का उदाहरण है। स्मार्ट वॉच समय दिखाता, सूचना दिखाना, स्वास्थ्य निरीक्षण, स्टेप काउंट करना, हार्ट बीट काउंट, कैलोरीज, हमारे जितने भी स्टेप हमने चले वो सारा किसमें? हमारी स्मार्ट वॉच में देख सकते हैं। मोबाइल में भी ऐसा आता है कि हम जितने भी स्टेप चल रहे हैं, हमारी पॉकेट में मोबाइल है तो वो भी स्टेप को काउंट करता रहता है। और हमारी हार्ट बीट कितने पे चल रही है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, हमारी कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है, ये सारे काम कौन करता है? स्मार्ट वॉच कर सकती है। किसकी सहायता से कर सकती है? एआई की सहायता से। अगर एआई है तभी इतना कुछ कार्य संभव हो सका है। ये देखो, ये स्मार्ट वॉच बनी है और यहाँ पर ये लाल रंग का दिल बना हुआ है और ये इसकी हार्ट बीट है, हार्ट बीट ऊपर नीचे चल रही है। चैट
बोट। चैटबॉट क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनके साथ आप चैट इंटरफेस के माध्यम से बातचीत करते हैं। चैट बॉक्स का उपयोग करना उतना ही सरल है जितना किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करना। चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी है, उसको कुछ बोलते हैं, जैसे हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी दो, तो वो कंप्यूटर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको ला कर दे देता है। ये एक तरह से हम जैसे डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हम टीचर से कोई चीज़ पूछते हैं वो हमको रिजल्ट उसका आंसर देता है, वैसे क्या होते हैं चैट बॉक्स होते हैं, उनसे हम क्वेश्चन करते हैं, वो उसका हमें आंसर देते हैं। चैटबॉट एक प्रोग्राम है जो उन प्रश्नों के उत्तर स्वतः देने के काम आता है, स्वतः देने के काम आता है जिसके उत्तर उसके डेटाबेस में उपलब्ध होते हैं। चैट बॉक्स में क्या होता है, जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं उनके सारे आंसर्स पहले से इंस्टॉल किए होते हैं, पहले से उसके अंदर डाले होते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहा है तो उसको किस तरह से आंसर देना है, किस क्वेश्चन का किस तरह का आंसर देना है, तो वो सारे इसके अंदर पहले से इंसर्ट किए होते हैं। इनको किसी भी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी आ गया, एसबीआई बैंक के आ गया, और भारतीय रेलवे के लिए आस्क दिशा, दिशा ऐप, ये याद रखना। भारतीय रेलवे का जो चैट बॉक्स है वो कौन सा है? आस्क दिशा और दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप के लिए आस्क तारा आदि, ये नाम याद रखने हैं आपको। ये क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये चैट बॉक्स से रिलेटेड। भारतीय रेलवे का क्या है? आस्क तारा, आस्क तारा। आगे चलते हैं। स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर आ गए आजकल। वॉल्यूम ज़्यादा करना है, वॉल्यूम कम करना है, गाने को नेक्स्ट करना है, गाने को पॉज करना है, रिवाइंड करना है, तो वो सारे कौन कर देता है? ये स्पीकर्स करते हैं आजकल। स्मार्ट स्पीकर्स आ गए हैं, जैसे अलेक्सा का आता है ना, हेलो अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, या रेज वॉल्यूम, वो सारे काम कौन करता है? स्मार्ट स्पीकर ही करता है। उसके बाद चलते हैं ऑटोनोमस व्हीकल, स्वचालित वाहन। काफ़ी चलते हैं आजकल स्वचालित, ऑटोमेटिक व्हीकल्स आ गए। स्वचालित वाहन एआई का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें विभिन्न प्रकार के वाहनों को बिना किसी मानव की सहायता के भी चलाया जा सकता है। बिना किसी ह्यूमन बीइंग के यूज किए वो क्या चल अपने आप ड्राइव होते हैं। किसी ह्यूमन बीइंग की उसको जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको कमांड देनी होती है कि यहाँ से लेकर मेरे को कहाँ पर जाना है, इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो क्या करता है? ऑटोमेटिक क्या ड्राइव करता है। ऑटोमेटिक ही आगे आने वाली जो भी इसके कंडीशंस होती है उनके साथ अपने आप क्या करता है? हैंडल करता है उन सबको, कहाँ पर ब्रेक लगानी है, कहाँ पर स्पीड स्लो करनी है, कहाँ पर हाई करनी है, कहाँ मेरे को साइड देनी है, कहाँ पर ओवरटेक करना, वो सारे काम जो ड्राइवर जो काम करता है वो सारे कौन करता है? ये ऑटोनोमस व्हीकल्स करते हैं। अब एक आइडिया इन्होंने दे दिया जोरदार, 30-35 तक उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होने का अनुमान है ये, मतलब 2030-35 तक ये ह्यूमन अपने जो जनरल यूजर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी इसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। वैसे काफी स्पीड से इन पे काम चल रहा है, हो सकता है जल्दी आ जाए। ये क्वेश्चन आंसर है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। निम्न में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, तो ये सारे किसके उदाहरण है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण है। इंटरफेस के माध्यम से बातचीत करने के लिए प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। इंटरफेस के किसका? चैटबॉट का, स्मार्टफोन का, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, तो इन सब का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद एआई का, एआई का पूरा नाम, एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। के बाद सही गलत है इसकी जरूरत नहीं है, ये भी चलो ये लास्ट था। तो ये था हमारा पटवार की कक्षा चौथी की किताब थी जिसको हमने आज डिस्कस किया है। जो जो हमारे यूजफुल कंटेंट था उनको हमने यहाँ से निचोड़ के निकाला है, फिल्टर करके निकाला है। तो ये क्लास आप जरूर देख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कक्षा 5वीं की किताब को लेकर आएंगे। एक बात याद रखना, ये जितनी भी किताबें हैं हमको एक अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा सिलेबस है उसको भी हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे, हर टॉपिक वाइज लेक्चर लेके आएंगे। फिर वहाँ अगर जो चीज़ें इन किताबों में नहीं है, जो छूट रही हैं, जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आने वाले थे वो यहाँ पर नहीं बता रहे हैं,
तो बताने का कारण, नहीं बताने का कारण यही है क्योंकि हम सिर्फ किताबों को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि हम उस अपने एग्जाम के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। उसको नहीं, हम सिर्फ किताबों को पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि किताबों में क्या दिया हुआ है, हमें किस लेवल तक जाना है, हम किस लेवल तक पढ़ाई करनी है। तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।